दोस्तों एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार किसी गाँव में एक कोई चौधरी आदमी था, काफ़ी बड़ा ज़मींदार था। तो उस ज़मींदार के अंदर अय्याशी की लत लग गई और जब आदमी के अंदर अय्याशी की लत लग जाती है ना, तो उसके पास चाहे कितनी भी ज़मीन हो, वो ज़मीन जल्दी उसके औने-पौने हो जाती है। तो उसके पास जितनी भी ज़मीन थी, वो 5-7 साल में, 10 साल में उसने अपनी बेच खाई वो ज़मीन। अब जब वो ज़मीन हालाँकि वो बड़ा ज़मींदार था लेकिन वो लत लगने के बाद वो कौन-सी ज़मींदारी, कैसी ज़मींदारी, वो सारा अपना खा पी के उड़ा गया उस ज़मीन ने। तो जब उसकी सारी ज़मीन बिक गई, तो उसने सोचा कि अब क्या करेगा? अब तो ऐसी नौबत आ गई, आगे ज़मीन बची नहीं, पैसे बचे नहीं और कोई आदमी बात करता नहीं, लेकिन पेट तो भरना था किसी तरह। तो उसने सोची कि भीख माँगता हूँ मैं। और लेकिन आदमी चौधरी था, बड़ा ज़मींदार था, कदे-कदे तो वो जो मरोड़ थी, वो उसके अंदर रह रही थी। तो वो उसने एक नया तरीका अपनाया भीख माँगने का। तो उसने क्या किया कि एक डोली होती है ना, वो डोली अपनी कमर पे लटका ली और एक ओकटी होती है छोटी ही, जिसको मतलब वैसे पहले तो इसको महिलाएँ पिया करती, लेकिन आजकल उसको आदमी भी पीने लग गए और वो इतनी छोटी होती है कि एक आदमी चलता-चलता भी ओके की तरह ही होती है, मतलब गाँव वाले जानते हैं ओकटी क्या होती है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने एक वो ओकटी ले ली और वो कमर में टाँग के ना अपनी डोली, और किसी के घर भी जाता और जाके कहता, "अरे राम राम बड़को।" तो वो आके देखते तो वो डोली टाँग रहा है, तो किसी ने शुरुआत में तो किसी ने कह दी कि दादा क्या बात है, रोटी खाओगा? बोला डाल दे इसमें। तो 1-2 बार उसने करी तो लोग समझ गए कि ये भीख माँग रहा है और ये इसका माँगने का तरीका है। तो वो क्या करता है, जिस भी घर के सामने जाता है, एक बार कहता है, "अरे बड़को राम राम", और मुँह फेर के खड़ा हो जाता है उसमें, और वो डोली पीछे न हो जाती और वो आराम से ओकटी पीने लग जाता है वहाँ। तो जब उसको ये पता होता है कि घर का कोई बच्चा या घर की कोई औरतें उसमें डाल गई, तो वो अपने अगले घर की तरफ चला जाता है। यानी इस तरह वो उस घर के दूसरी तरफ मुँह करता है, लेकिन भीख ज़रूर माँगता है, और भीख जैसे ही उस डोली में एहसास होता है कुछ डल गया, तो वो आगे चल पड़ता है और इस तरह उसका काम चल पड़ा भीख माँगने का। एक बार ऐसा हुआ कि कोई औरत थी, वो पल्ला नहीं कर रही थी, यानी पल्ला होता है घूंघट, गाँव के अंदर उसको बोलते हैं, और वो सामने से आने लग रहा था, तो उसने देखा भिखारी आदमी है, क्या भिखारी आदमी के साथ पल्ला वो करना था, या फिर वो कहीं किसी विचारों में ना देखा होगा उसने। तो उसके सामने से निकली ना, उस आदमी को बड़ा गुस्सा उठा। बोला, "बदतमीज़ औरत, तुझे पता नहीं मैं आने लग रहा हूँ?" वो एकदम हैरान रह गई वो औरत। बोली, "क्या हुआ? इतना बड़ा आदमी तेरे सामने आ रहा है, तू पल्ला नहीं कर रही, सिर पे पल्ला नहीं कर रही, घूंघट नहीं निकाल रही, तो ऐसे निकलने लग रही है।" वो औरत थी, उस बड़ी तेज़ थी, उसको भी बड़ा गुस्सा आया। बोला, "किससे घूंघट करूँ मैं? तेरे से? हमारे टुकड़ों पे पड़ता है, भीख माँग के तू खाता है, तेरे से मैं पल्ला करूँगी?" वो अब आदमी तो ज़मींदार था, कहता उसकी ईगो को हर्ट हुआ। वो बोला कि कैसे बोल रही है कि मैंने भीख माँग के, किससे भीख माँगी मैंने? बोले, रोज़ाना तो गाँव में तू भीख माँगता है, मैं कब भीख माँगता हूँ? मैं तो जाके न रामा कृष्ण करता हूँ, राम का नाम लेना तो अच्छी बात है, मैं तो उस घर की तरफ देखता भी नहीं। दूसरी तरफ देखकर अपना आराम से ओकटी पीता हूँ, मुझे क्या पता मेरी डोली में से कौन ले रहा है या उसमें डाल रहा है, तो इसको भीख कैसे कह रही है? मैंने तो कभी किसी से भीख नहीं माँगी, और बकवास मत करना, भीख माँग रहा है, भीख माँग रहा है। मैं चौधरी आदमी, मैं भीख माँगूँगा? तो दोस्तों ये उस औरत को उसने धमका दिया, और वो औरत बड़ी हैरान हुई कि रोज़ाना ये भीख माँगता है और आज ये कह रहा है कि मैं तो भीख माँगता ही नहीं, कोई अपने आप को डाल जाए तो मैं इसमें मेरा क्या कसूर है? तो दोस्तों ये कहानी मैंने क्यों सुनाई आपको, ये मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। लेकिन तब तक आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और तब तक ये सोचिए कि इस कहानी का क्या औचित्य है। बस मैं अभी गया और अभी आया दोस्तों, सिर्फ़ 5 सेकंड के अंदर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हरियाणा में किसान आंदोलन हुआ था, दुर्भाग्य से उसमें काफ़ी तोड़-फोड़ हुई थी, और एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कैप्टन अभिमन्यु जी हुआ करते हैं, अब भी हैं, लेकिन रोहतक में उनका मकान था, और वो रोहतक के अंदर उस किसान आंदोलन के अंदर पता नहीं किसी साजिश के तहत या अचानक से कोई वो हुआ, उसके घर में आग लगा दी भीड़ ने, मॉब ने, और उसमें एलिगेशन आया जाट कम्युनिटी के ऊपर कि जाट कम्युनिटी ने उसमें आग लगा दी, और वो शायद किसी दूसरी पार्टी के नेता का उसमें नाम भी हुआ है कि उसके कहने से लगाई, या उसकी इंक्वायरी भी हुई, जो भी हुआ खैर कोई बात नहीं। लेकिन जब वो आंदोलन खत्म हुआ, तो वो जिसके नाम कैप्टन अभिमन्यु ने लिखवाए, वो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और उनको डाल दिया जेल में।
तो काफ़ी बच्चों के नाम लिखवाए, तो जब ये दिखाई दिया कि इन सभी बच्चों को सज़ा होगी, तो जाट कम्युनिटी इकट्ठी हुई उनके लिए और उन्होंने कहा भाई कैप्टन अभिमन्यु से माफ़ी दिलवा देते हैं, कोई बात नहीं, अगर इनका नाम था या नहीं था या इन्होंने आग लगाई या नहीं लगाई, तो काफ़ी बड़ी संख्या में जाट कम्युनिटी कैप्टन अभिमन्यु से मिली और उन्होंने कहा कि जी कोई बात नहीं, इनको माफ़ कर दो, बच्चों को गलती होगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि यही बच्चे हैं, तो कोई बात नहीं, पूरा जाट समुदाय वो माफ़ी माँगने लग रहा है आपसे, कोई बात नहीं, आप बड़े आदमी, इनको वो कर दो। तो कैप्टन अभिमन्यु ने पहले तो मना कर दिया कि नहीं भाई, मेरा ये नुकसान हुआ और ये मेरे को मारने की प्लानिंग थी। खैर जो भी था, दुःखद घटना तो थी, हो सकता है किसी न किसी उनके दुश्मन ने उनको अटैक करने की भी कोशिश की, तो उसमें मैं कैप्टन अभिमन्यु जी को गलत नहीं मानता, क्योंकि घर में आग लगी, उसके बच्चे भी थे, कोई भी हादसा हो सकता था, तो नेचुरली आदमी में गुस्सा तो उठता ही उठता है। लेकिन खैर जब जाट कम्युनिटी ने बार-बार कहना शुरू किया, तो अब ये पॉलिटिकल आदमी है कैप्टन अभिमन्यु जी, तो उन्होंने भी सोचा कि अबे जाट कम्युनिटी कह रही है और तुम जाट कम्युनिटी के वोट भी चाहिए तुम्हें, अगर जाट कम्युनिटी नाराज़ होगी तो शायद पॉलिटिक्स में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उसने कह दिया चलो ठीक है भाई, मैं माफ़ करता हूँ। तो जब भी पंचायत होती, कैप्टन अभिमन्यु जी अपने भाई को भेज देते और खुद नहीं आते, तो इस चीज़ के चर्चे, ये चर्चे मैंने सुने हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई वो खुद तो आते नहीं, वो पंचायत में खुद नहीं आते और वो कहते हैं भाई मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ, मैं खुद आऊँ या ना आऊँ तो मैं क्या लेना देना। लेकिन क्योंकि मामला थोड़ा सेंसिटिव था, ज़्यादा लोगों ने वो भी नहीं कहा, जब मामला ख़त्म होने लग रहा था तो लोगों ने वो उस पर ज़्यादा मीन मेक भी नहीं निकाली। लेकिन उसके बाद जाट कम्युनिटी के अंदर ये ज़रूर हो गया कि कैप्टन अभिमन्यु के अंदर इतना अहंकार है कि वो जाटों के बुलाने से पंचायत में भी नहीं आते और ये नेगेटिविटी उनके प्रति फैल गई। लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद ये कैप्टन अभिमन्यु जी ने ये सोचा होगा भाई कल को अगर कोई बात होगी तो सिग्नेचर है मेरे भाई के हैं, मैं तो कह दूंगा, मैंने तो कोई राजीनामा नहीं किया, इनको सजा होनी चाहिए। खैर जो भी उनके मन में हो, सोच हो उनकी, वो ये थी या नहीं थी, ये उनका जाना। लेकिन ये मामला हुआ जरूर था और जाट कम्युनिटी में ये चर्चा का विषय भी है कि कैप्टन अभिमन्यु उसमें नहीं आया करते, बाद में आए हों, एक दो मीटिंग में आए हों तो आए हों, लेकिन शुरुआत में वो नहीं आया करते, ऐसा मैंने सुना है। तो दोस्तों, अब ये जो मामला चल रहा है मासूम शर्मा वाला, अब कल भी मैंने वीडियो बनाई थी मासूम शर्मा के ऊपर कि मासूम शर्मा कैसे ग्राउंड लेवल से ऊपर उठ के ने और मेहनत करके ने और अपने परमात्मा ने जो उसको आवाज़ दी है, आवाज़ का एक वो दिया है, तो उससे उसने काफ़ी वो किया। लेकिन जैसे जैसे उसको सफलता मिली उसके अंदर अहंकार भी बढ़ता गया और वो स्टेज के ऊपर अक्सर इस तरह की जो बदतमीजी वो करता रहा है, पहले भी करता रहा है। और वो पता नहीं, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की फितरत को ही ऐसा कर देती है या इंसान के अंदर घमंड पैदा कर देती है। लेकिन अब ये जो मामला है, ये दोस्तों थोड़ा-सा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है मासूम शर्मा को। ये जो 2-3 दिन पहले जो धर्मू की सालगिरह के ऊपर जो उसने गाना गाया था और वो उस गाँव मुहाना गाँव का पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा था, उसके ऊपर जो झगड़ा हुआ था, तो जब ये तुल पकड़ता दिखाई दिया तो जो मासूम शर्मा के चाहने वाले थे या मासूम शर्मा या और जो धर्मू या और, उन्होंने सोचा भाई ये भारी ना पड़ जाए मामला, और उधर से जितने भी सरपंच थे सब ने बहिष्कार कर दिया उसका कि किसी भी गांव के अंदर हम मासूम शर्मा का प्रोग्राम नहीं होने देंगे। तो ये फाइनेंशियल रूप से या बिजनेस के रूप से ये बहुत बड़ा झटका था। तो मामले को वो करने के लिए लिपापोती कहिए या माफ़ीनामा कहिए या कुछ भी कहिए, तो कल मैं देख रहा था एक कोई पंचायत वंचायत हुई थी, तो उसमें जो धर्मू था ये कह रहा था भाई ये मासूम शर्मा का बड़ा भाई है और ये माफ़ी मांगने लग रहा है। और उस मीटिंग के अंदर वो राजेंद्र शर्मा वो भी बैठा हुआ था नीचे की तरफ गर्दन झुकाए। तो उसमें वो कह रहा था भाई गलती हुई है मासूम शर्मा से और मैं अपने भाई की तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और राजेंद्र शर्मा जी से भी हमारी बातचीत होगी, भाई इन्होंने भी माफ़ कर दिया है। और उधर से धर्मू ने भी ये कह दिया भाई ये सरपंच साहब की कोई गलती नहीं है, भाई ये तो जो 10-15 आदमी थे ना उन्हें भड़का दिया। यानी वो जो वो कसूर था सरपंच साहब की बजाय वो डाल दिया 10-15 बच्चों के ऊपर के। वो सरपंच साहब बहुत बढ़िया आदमी, यानी उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, खुद माफ़ी भी मांग रहे हैं। लेकिन और इसके अलावा उसके और जो दोस्त हैं, गायक हैं, एक कोई जाजी जाजी भी नाम का है, वो मुकेश मुकेश जाजी या कुछ गाड़ी में माफ़ी मांगने लग रहे थे, हाँ मैं मासूम शर्मा से गलती हुई है लेकिन मेरा दोस्त है, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इसमें सवाल ये है कि माफ़ी मांग कौन रहे हैं? माफ़ी बाहर के लोग मांग रहे हैं, कभी उसका भाई मांग रहा है, कभी उसका जीजा मांग रहा है, कभी उसके दोस्त मांग रहे हैं। बदतमीजी दिखाई मासूम शर्मा ने
और मासूम शर्मा ने एक बार भी ये नहीं कहा भाई मेरे से गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। कभी पंचायत के अंदर नहीं आया, कभी और कुछ नहीं आया। और मैंने एक बार जब रिसर्च कर रहा था तो ये भी देखा है कि गुड़गांव के अंदर उसने किसी और अपने फैन को धमका दिया था। जब उसकी काफ़ी आलोचना हुई तो उसके घर जाकर एक बार उसको पुचकार कर, और मैंने वो देखी, उसके नीचे पोस्ट आके देखिए मासूम शर्मा नमकीन खाते हुए अपने फैन के साथ माफ़ी मांग के उनको मनाते हुए और उसके घर में नमकीन खा रहे हैं। यानी उसमें भी मासूम शर्मा की वो बड़ाई करने लग रहे थे, पर मासूम शर्मा नमकीन खाने लग रहे। ये नहीं अगर भाई वो गलती होगी तो भाई अपनी गलती का दिल से माफ़ी मांगने लग रहे हैं। यानी अहंकार एक ऐसी चीज़ है, लोग माफ़ी भी मांगते हैं तो अहंकार के साथ मांगते हैं। और इस मामले में भी जो मैंने कहानी सुनाई थी शुरू में कि वो जो भीख मांगा करता, उसको अपना पेट तो भरना था काम चलाना था, लेकिन उसने चौधर थी ना जो उसकी, वो आड़े आ रही थी। उसका अहंकार था, उस आदमी का अहंकार आड़े आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो कभी गाँव का चौधरी हुआ करता। लेकिन वक़्त ने ऐसी पलटी मारी कि वो भीख माँगने पर मजबूर हो गया। लेकिन भीख भी उसने इस तरीके से माँगी, आगे पीछे डोली लटका लिया करता ताकि उसकी ईगो है वो ईगो बनी रहे। और कभी कोई दिक्कत आए तो वो कहता मैंने तो कोई भीख माँगी ही नहीं। अब वही मामला हुआ मासूम शर्मा के साथ। अब कल को कोई बात होगी तो मासूम शर्मा तो कह देगा कौन-सी माफ़ी, कैसी माफ़ी? अब कौन माफ़ी माँगता है? मेरा जीजा माँगता है या भाई माँगता है? मुझे थोड़ी लेना देना इस चीज़ से, या दोस्त माँगते हैं, मैंने तो माफ़ी नहीं माँगी ना। यानी ईगो बरकरार है। माफ़ी दूसरे माँगने लग रहे हैं, गलती मासूम शर्मा करने लग रहा है। हाँ, इधर से मैं वो सरपंच राजेंद्र शर्मा जी, उनका एक परिपक्वतापूर्ण स्टेटमेंट थी, मैं उसकी साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है मेरे साथ बदतमीज़ी हुई है, लेकिन मेरा साथ सरपंच एसोसिएशन ने दिया, दूसरे सरपंचों ने दिया, औरों ने दिया। तो जब उन्होंने मेरा साथ दिया तो मैं आज अकेले कैसे माफ़ी माँग सकता हूँ? वो कहेंगे तो मैं माफ़ करूँगा। ये बिल्कुल परिपक्वतापूर्ण और एक समझदार आदमी की पहचान है कि जो बुरे वक़्त में किसी के साथ खड़े होते हैं तो वो आदमी अपने, अगर और कोई वक़्त आता है तो उन साथियों को भी साथ रखता है। अब जिन सरपंचों ने या जिन एसोसिएशन ने उसका साथ दिया राजेंद्र शर्मा जी का, तो उनसे पूछे बगैर अकेले माफ़ करना ये उसके लिए भी नहीं बनता, राजेंद्र शर्मा जी के लिए भी नहीं बनता। तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि मेरे जो साथी कहेंगे तब मैं माफ़ करूँगा, नहीं तो ये बरकरार रहेगा। और गलती की है मासूम शर्मा ने, तो मासूम शर्मा ने गलती की तो मासूम शर्मा खुद पंचायत के अंदर आए, और ये बनता भी है। अहंकार, ईगो और अपनी मतलब मूँछों को ऊपर को देना या फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना, वो मासूम शर्मा ने किया है। दूसरे कौन माफ़ी माँगते हैं और उस माफ़ी की वैल्यू क्या है? अगर ऐसे माफ़ी की वैल्यू होती है, चलो मैं भी माँग माँग देता हूँ। जो धर्मू है वो मेरा शिष्य है और मासूम शर्मा उसका साला है, तो मैं भी कह देता हूँ भाई मेरे शिष्य का साला है, मैं भी माफ़ी माँगता हूँ, माफ़ करो। लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू सिर्फ़ और सिर्फ़ माफ़ी माँगने की है, तो मासूम शर्मा की है। मासूम शर्मा आज तक अपनी ईगो को ऊपर रख रहा है और आज तक इधर-उधर के लोगों को भेज रहा है। इधर पता नहीं भेज भी रहा है या नहीं भेज रहा है, लेकिन इधर-उधर के लोग जो हैं वो ये सोच के ना कि कहीं अगर इसका बहिष्कार कर दिया तो इसके गाने भी नहीं देखेंगे लोग, स्टेज पे भी नहीं आने देंगे और फाइनेंस का मतलब बिज़नेस का नुकसान ना हो जाए। इसलिए और लोग उसको मैनेज करने लग रहे हैं, जबकि मासूम शर्मा ने अब तक ये नहीं कहा है कि मैं माफ़ी माँगता हूँ। और बल्कि अगर जिनकी इंसल्ट हुई है तो वो अगर पंचायत कर रहे हैं तो पंचायत में आके खुद मासूम शर्मा का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो माफ़ी माँगे और आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति ना करे। क्यों? क्योंकि आज अगर वो हीरो हुआ है, गायक हुआ है, बड़ा सिंगर हुआ है, तो वो अपने फ़ैन की बदौलत हुआ है। वो उन लोगों की बदौलत हुआ जो उसके गाने सुनते हैं, जो उसके प्रोग्राम में जाते हैं, जो उसको देखते हैं, जो उसको बढ़ा उसके गानों की वो बढ़ाते हैं। सब्सक्राइबर हैं जो उसके, या फिर उसके व्यूज़ जो आते हैं, वो उनके फ़ैन हैं। तो उनके लिए भी कम से कम उसको ये चाहिए कि वो खुद आके ना माफ़ी माँगे और भविष्य में कभी भी इस तरह की किसी की इंसल्ट ना करे। क्योंकि जो भी मासूम शर्मा को सुनने जाता है तो वो उसकी प्रशंसा में ही जाता है, उसकी ये सोच के कि भाई एक अच्छा गायक है और कुछ अच्छी बातें वो मिलेगा इसलिए जाता है। तो कम से कम उनके साथ अगर वो ऐसा व्यवहार करता है तो ये सरासर अनुचित है। और चाहे वो सरपंच हो या सरपंच क्या कोई भी ऐसा आदमी हो जिसकी घर में भी नहीं चलती हो, लेकिन वो भी अगर मासूम शर्मा के गाने सुनने के लिए, उसके स्टेज पे प्रोग्राम देखने के लिए जाता है, तो मासूम शर्मा का फ़र्ज़ है कि उसका भी सम्मान करे। क्यों? क्योंकि वो खुद उसका एक फ़ैन होकर उसकी तारीफ़ में और उसके गानों को सुनने के लिए आया है, वो उसकी भीड़ को बढ़ाने का एक हिस्सा है। तो मासूम शर्मा का ये फ़र्ज़ ही नहीं बनता कि वो किसी भी आदमी की इंसल्ट करे। नहीं तो ये ध्यान रख लेना मासूम शर्मा जी, मैंने 1-2 बार पहले भी कहा है कि आसमान जब वो
जनता है ना किसी को सिर पर बैठाते हैं तो आसमान भी छोटी सी चीज़ दिखाई देती है, और वही जनता जब सिर से उतार देते हैं ना तो 2 गज ज़मीन भी दफनाने के लिए नहीं मिलती आदमी को, वो भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। इसलिए अहंकार छोड़िए, खुद माफ़ी मांगिए, इधर उधर के आदमियों को माफ़ी मांगने के लिए मत भेजिए, इससे उल्टा इंसल्ट के सिवा और कुछ भी नहीं है। जो इस चीज़ को ये सोचता है, अरे मासूम शर्मा ने मांग ली, उसके बाद दोस्तों ने माँग ली, भाई ने माँग ली और क्या चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये माफ़ी नहीं है, ये माफ़ी का ड्रामा है, ये अधूरी माफ़ी है। पूरी माफ़ी जब होगी जब खुद मासूम शर्मा पंचायत में आकर ने न सिर्फ़ माफ़ी माँगे और भविष्य में इस तरह की अपने आचरण को सुधारें, वो माफ़ी होगी। तब जनता को चाहिए कि अगर वो इस तरह करते हैं तो उसका साथ दें। एक अच्छा लड़का है, अच्छा गायक है, वास्तव में परमात्मा ने अच्छी उसको वो दी है, लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, ये गन गन कल्चर है जो इसको वो करे, वो इसका प्रमोट ना करे, क्योंकि इससे समाज में गलत वो मैसेज आता है और बच्चों के अंदर गन के प्रति लगाव होता है और वो वारदात भी इसी तरह होती है। पंजाबी कम्युनिटी के जितने भी गाने आए उनमें गन कल्चर को बढ़ावा दिया, तो आज पंजाब के अंदर कितने ज़्यादा क्राइम है, उस क्राइम को बढ़ाने में भी इसी तरह के गाने होते हैं। तो इस तरह के गन कल्चर को ना वो करे और असभ्य शब्दों का अपने गानों के अंदर इस्तेमाल ना करे। ये हिंदुस्तान है, हम हमारी सनातन संस्कृति में इस तरह की असभ्यता पसंद नहीं की जाती, तो अपनी संस्कृति को भी फ़ॉलो करें। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा था दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा कहना या सोचना गलत है तो भी आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते-चलते एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के विश्लेषण, निष्पक्ष विश्लेषण मैं आपके सामने लाता रहूँ। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।